हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें 10 स्टॉक्स को डिस्कस किया था जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, और ये 10 लार्ज कैप स्टॉक्स 2022 के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी बेट हैं। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इसमें मैं यहाँ पर 10 मिड कैप स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूँ जो अगेन मेरे हिसाब से 2022 के लिए काफी अच्छे हैं। लेकिन जब मैं काफी अच्छे बोल रहा हूं तो यहाँ पर आई विल डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट दीज स्टॉक्स। और यहाँ पर हम टेक्निकल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि इन 10 स्टॉक्स में से कुछ की वीडियोस हो सकता है मैंने पहले बनाई हो। सो आई विल कवर एवरीथिंग ऑन ए ब्रीफ नोट कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, इनके टेक्निकल्स क्या कहते हैं। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है लर्न करने के लिए कि हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्टअप कर सकते हैं। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। आपने जो भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेना है, मेरे कहने से यहाँ पर सिर्फ सीखना है। तो जब मैं सीखने की बात करता हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। तो यहाँ पर क्या होता है समटाइम्स कि जिस स्टॉक में हमने ज्यादा पैसे लगाए होते हैं वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी में आ जाता है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी में आ जाता है, और नेक्स्ट 1 ईयर तक का उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। उसका रीजन ये होता है कि बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने की वजह से अगर उस टाइम में हमने डाइवर्सिफाई करके अपना पैसा लगाया होता तो बाकी स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते। तो हमेशा मैं एक चीज को कहता हूं कि वेल डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को रखना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर 10 स्टॉक्स को आपके साथ में शेयर करता हूं। जैसे फर्स्ट है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल को लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स की बात करने लगे हैं, टेक्निकल्स में अगर हम देखें तो जो इसका लाइफ टाइम हाई था जहां पर ये काफी रुका भी था, सो 210 वाज द प्राइस एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 121। तो यहां से लेकर 121 तक जाने में 74% का यहां से अपसाइड है। यहाँ पर अगर हम screener.in पर जाकर इसके एक बार फंडामेंटल्स चेक करने लगे तो फंडामेंटल्स में दिस इज ट्रेडिंग एट 21 पीई। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर इनका रेवेन्यू है, विच इज ए गुड पॉइंट। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। तो जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू होती है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली हाईएस्ट एवर प्राइस की तरफ चलने लगता है, हाईएस्ट एवर लेवल्स की तरफ चलने लगता है। और यहाँ पर अगर कंपनी की ओवरऑल बात करें तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए जिस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है लास्ट 6 इयर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ 2700 टू 20,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ा एक उछाल है, बहुत बड़ा गैप है। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अगर देखें 309, देन 524, 530, 693, 871, 920, 1127 एंड 1343। ये एक बहुत बड़ा गैप है। कंसिस्टेंटली यहां से चीजें ऊपर गई हैं। ये एक इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि किस तरह से ये कंपनी ग्रो कर रही है। प्रोमोटर्स के पास 70% हिस्सेदारी है। अगेन ग्रेसिम इसके मेन होल्डर हैं, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, 54% ग्रेसिम के पास है। बाकी जो उनकी होल्डिंग कंपनीज हैं उनके पास है। एंड जनरल पब्लिक की अगर हम बात करने लगे, जनरल पब्लिक के पास बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम 15.72% 3 years बैक, इट इज अगेन बीइंग होल्ड 15.19% इज विद द रिटेल पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो यहां पर ये एक अच्छा स्टॉक है अपने मिड कैप पोर्टफोलियो में रखने के लिए। ऑल दीज 10 स्टॉक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे आर मिड कैप। सो आदित्य बिरला कैपिटल इज वन ऑफ देम दैट इज हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 74% टू। तो औरोबिंदो फार्मा की अगर हम बात करने लगे, औरोबिंदो फार्मा वाज मेकिंग ए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हियर। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो इसका टेक्निकल टारगेट आता था वो आता था अपना 1202, और उसके बाद में ऊपर गया, ऊपर जाके फेल हो गया, नीचे आया, नीचे आकर इट इज कंसोलिडेटिंग। यहां पर मैं अगर एक चार्ट पैटर्न की बात करने लगूं, आपसे बहुत ज्यादा मैंने इस बारे में बात नहीं की है। इफ देयर इज ए स्टीप फॉल, और स्टीप फॉल होने के बाद में अगर यहां पर एक वेज पैटर्न बनता है, वेज मींस लोअर नीचे की तरफ जाता हुआ अगर यहां पर एक पैटर्न बनता है इस तरीके से, लोअर वेज पैटर्न बनता है या फिर लोअर चैनल पैटर्न बनता है, और उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट आता है, तो यहां से सीधा सीधा जहां से गिरावट शुरू हुई थी वहां तक तो जाता ही है। इवेंचुअली जो इसका पहले टेक्निकल चार्ट बना था, क्योंकि
क्योंकि ऑपरेटर्स ने यहाँ पर पोजीशंस ली होंगी। ऑपरेटर की पोजीशंस अगर कहीं ली होती है तो जल्दी से अच्छी कंपनी से एग्जिट नहीं करते लॉस पर, और फाइनली वो उसकी तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पर 74% का मेरा इसका टेक्निकल टारगेट है। तो जब मैं ये टेक्निकल टारगेट्स की बात कर रहा हूं तो अल्टीमेट अपना पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस है अपने पोर्टफोलियो से 40% साल का कमाना। तो अभी हम जब दिसंबर 2021 में डिस्कस कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक दिस कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ 10 स्टॉक शुड गिव अस 40% गेन। सो दैट इज द होल मोटो बिहाइंड इट। और यहाँ पर इंडिविजुअली स्टॉक्स कोई अच्छा कर रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा होगा, लेकिन ओवरऑल बेसिस पर अगर हम देखें तो पूरा पोर्टफोलियो 40% की मेरी इन स्टॉक से उम्मीद है, लेकिन आपने अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करना है। सो सेकंड स्टॉक इज औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा को अगर हम यहां पर डिटेल में देखें, औरोबिंदो फार्मा के वैल्यूएशंस क्या कहते हैं? औरोबिंदो फार्मा इज ट्रेडिंग एट जस्ट 7 पीई, ओनली 7 के पीई पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अमेजिंग कंपनी है। अगर हम इसके अमेजिंग में इसको क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 3500 रुपीज ऑफ रेवेन्यू इट इज सेलिंग अ प्रोडक्ट वर्थ 24,000 करोड़ रुपीज नाउ इन ए ईयर टाइम। तो यहां से 8 टाइम्स हो गया है इनका रेवेन्यू, एंड नेट प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ा है, 10 गुना यहां से नेट प्रॉफिट हो गया है। हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं कंपनी के। तो यहां पर ये एक एक्सेप्शनल गेन था। अदर इनकम थी, इन्होंने अपना कुछ प्रोडक्ट मींस कोई पेटेंट वगैरह या फिर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली होगी, उसकी वजह से ऐसा होगा। अदरवाइज दिस कंपनी इज कंसिस्टेंटली डूइंग गुड। और जहां तक इसके लिवरेज की बात है तो they have reduced their debt also over last 3 years। तो पिछले 3 साल में इनका डेट 6900 करोड़ ऑलमोस्ट 7000 करोड़ से कम होते होते 4700 करोड़ हो गया। और इसी पीरियड में जो इनका फिक्स्ड एसेट्स था दैट वाज 8400 करोड़, तो वो बढ़कर 10000 करोड़ हो गया है। यहाँ पर CWIP में भी है, यानी कि अपनी कैपेसिटी को ये यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। जनरल पब्लिक के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है। इवन जनरल पब्लिक के पास जो 13.62% थी वो रिड्यूस होकर अभी 11% रह गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन ही है। सो दिस इज द सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक की अगर हम बात करने लगे, जिलेट। जिलेट को लेकर काफी लंबे टाइम से इट हैज बीन ए लगार्ड, लेकिन इस तरह की ग्रेट कंपनीज जितना लंबा टाइम लेंगी उतनी स्पीड से कभी ना कभी चलेंगी। और यहाँ पर कभी ना कभी चलने के लिए इट हैड मेड ए चार्ट पैटर्न वंस अगेन। और चार्ट पैटर्न के बाद पिछले कुछ टाइम में क्योंकि मार्केट में गिरावट आई थी ओवरऑल सभी शेयर्स में, तो ये कप विद हैंडल पैटर्न था। इसका टेक्निकल टारगेट जो हमारा बनता था दैट वाज 7030 एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 5391। तो यहाँ से 30% का अपसाइड है। तो इस तरह के केसेस में व्हेन फ्यू ऑफ द स्टॉक्स आर showing us technical gain of 70%, 75%, this stock is showing a gain of 30%। तो ओवरऑल अल्टीमेट मोटो हमारा अपने पूरे पोर्टफोलियो से 40% गेन का है। सो जिलेट के भी अगर हम फंडामेंटल्स की बात करने लगे तो एक बार इसके भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे सो पिछले 4 क्वार्टर्स में लगातार अच्छे नंबर्स आए हैं। सिर्फ ये जून क्वार्टर इनका बेकार गया था। एक क्वार्टर का बेकार जाना कुछ भी रीजन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं होती उसमें। और अगर हम ईयरली बेस पर देखें तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एवरी ईयर रेवेन्यू भी बढ़ती है एंड एवरी ईयर नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ 1 साल की बात अगर करें उसके बाद में कंसिस्टेंटली यहाँ पर गेन है। तो पिछले जून 2021 का जो इनका ईयर एंड हुआ उसमें हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट है पिछले 1 साल का। जीरो डेट कंपनी है। यहाँ पर CWIP भी नजर आता है 72 करोड़ का। इट मींस यहाँ पर इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। कुछ न्यू प्रोडक्ट्स इनको लॉन्च करने होंगे, कुछ नया यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। तो इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स सेल्स में दिखेगा, नेट प्रॉफिट में भी दिखेगा। कैश फ्लो इनका अच्छा है, सुपर्ब है। जितना पैसा कमाते हैं सारा का सारा कैश फ्लो के रूप में आता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अमेजिंग है, सुपर्ब है। 75% इज बीइंग होल्ड बाय द प्रोमोटर्स, दैट इज PGHH ओवरसीज, जो इनकी होल्डिंग कंपनी है, जो मेन कंपनी होगी उसके पास इनकी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है। चार्ट पैटर्न इज गुड। अगेन एक और चार्ट पैटर्न नैम इंडिया, इसके लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है नैम इंडिया को लेकर। दिस इज वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। और म्यूचुअल फंड बिजनेस में एक अच्छा प्लेयर होने के साथ में यहाँ पर अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, आई हैड एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो आल्सो व्हेन आई हैड मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर नैम इंडिया। सो इसका टेक्निकल टारगेट जो अपना निकल कर आता है दैट इज 672 एंड currently it is quoting at 346. So from 346 to 672 this is trading at there is a technical
नेट प्रॉफिट पोटेंशियल गेन इज 93%। तो 93% का यहाँ से पोटेंशियल गेन है। 93% अपने आप में सुपर्ब है। इस तरह की ग्रेट कंपनी अगर नॉर्मल मार्केट नीचे आने की वजह से अगर रिट्रेस हो जाए 28%, तो ये एक सुपर्ब अपॉर्चुनिटी होती है इस तरह की कंपनी में व्हेन दे आर गोइंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू ईटीएफ्स ये अपने कुछ लॉन्च करने वाले हैं। सिल्वर का ईटीएफ भी लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस काफी नीचे हैं और यहाँ पर आई एम बुलिश ऑन सिल्वर। तो सिल्वर की बात बाद में करेंगे, पहले नेम इंडिया की बात करते हैं। नेम इंडिया में अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, सो क्वार्टरली रिजल्ट्स इज 214 crore rupees of net profit which is the highest ever। and इस यहाँ पर जब से पहले ये रिलायंस कैपिटल मींस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी थी, बट लेटर ऑन इट वाज टेकन ओवर बाय निप्पॉन लाइफ कंपनी, जो जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उनके पास 74% हिस्सेदारी है। तो कंपनी इज इन ए स्ट्रॉन्ग हैंड्स नाउ। और जब से कंपनी को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है तब से चीजें अच्छी भी हुई हैं और तब से नेट प्रॉफिट यहां से लगातार बढ़ना भी शुरू हुआ है। एंड क्योंकि ये ग्रोइंग बिजनेस है, इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो यहां से काफी ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। टेक्निकल इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द सेम थिंग। तो यहां पर एक अच्छा खासा यहां से अपसाइड पोटेंशियल है नेम इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक है एनएमडीसी। एनएमडीसी को लेकर मैं पहले एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल में काफी कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। इसका एक चार्ट पैटर्न भी है यहाँ पर, और ये चार्ट पैटर्न तो बहुत छोटा सा चार्ट पैटर्न है, इससे अलग बड़े बड़े सारे चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो बेसिकली इट इज गिविंग मींस दिस टेक्निकल चार्ट इज शोइंग ए रेसिस्टेंस फॉर लास्ट 10 years एट द सेम लेवल। अगर हम वीकली चार्ट की बात करने लगे यहाँ पर, तो इस लेवल पर यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्थ टाइम यहाँ पर टेक्निकल रेसिस्टेंस है। एंड टेक्निकल रेसिस्टेंस जब यहाँ पर फोर्थ टाइम है तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखोगे इट इज ए ह्यूज वॉल्यूम। एंड जिस तरीके से इंडिया में स्टील का प्रोडक्शन बढ़ना है तो पूरी कोशिश होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि बाहर से रॉ मटेरियल उसके लिए परचेज ना किया जाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की आज की डेट में जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अंडर में जो उनका मन है, जो विश है, वो ये है कि जो भी चीज इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाए, उसको बाहर से ना मंगाया जाए। तो यहां पर जब भी इस तरह का ये रेसिस्टेंस टूटता है तो जितना नीचे का गैप होता है उतना ही ऊपर जाने की इसकी काबिलियत होती है। तो यहां से सीधा सीधा जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 329। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट दिस 329 विल बी अचीव्ड विद इन 1 year or 2, बट हमारा जो अपना टारगेट है वो एक साल का 40% के गेन का है। टेक्निकल टारगेट इसमें 140% गेन का है। यहां से दैट टेक्निकल टारगेट इज 330। तो अभी करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 136। इट हैज अ लॉट मोर पोटेंशियल। सो यहां पर अगर हम इसके फंडामेंटल्स की भी बात करने लगे एनएमडीसी की, तो दिस इज ट्रेडिंग एट ए पी ऑफ जस्ट 3। सो 3.8 के पी पर अगर कंपनी ट्रेड करती है एंड फ्यूचर अच्छा होता है तो यहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखो तो 3000 करोड़ का 2500 करोड़ का एवरेज आता है, 10,000 करोड़ का यहां पर एक साल का नेट प्रॉफिट आता है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट इज 10,500 करोड़ विच इज द हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं। आई हैव सिलेक्टेड ओनली ग्रेट कंपनीज, दोज कुड बी द पार्ट ऑफ दीज 10 स्टॉक्स, दोज आर फ्रॉम मिड कैप। तो यहां पर मिड कैप में ये 10 स्टॉक सबसे अच्छे नजर आते हैं। कैश फ्लो इज सुपर्ब एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न इज मींस अगेन गुड। तो यहां पर प्रोमोटर्स आर रिड्यूसिंग देयर स्टेक का, तो ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह भी रही है लगातार कि पीएसयू से वो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं जिससे पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो सके, प्राइवेट प्लेयर आ सके एंड जो वर्क कल्चर है, जो आगे बढ़ने का जो एक इरादा होता है कंपनी का, जब प्राइवेट ओनरशिप उसमें आएगी तो कहीं ना कहीं कंपनी ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। ये चीज एक्चुअल में ट्रुथ भी है, ये सच भी है। तो पब्लिक में अगर देखें तो 10% हिस्सेदारी रिटेल पब्लिक की है, बाकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। डीआईआई इसके पास स्ट्रॉन्ग है। एफआईआई has continuously increased their holding in this company। तो FIIs जनरली किसी भी कंपनी में आसानी से हिस्सेदारी नहीं बढ़ाते क्योंकि वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके चलते हैं, उसके बाद हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। लास्ट 3 years में FIIs ने NMDC में 3.9% हिस्सेदारी से बढ़ाकर 6.83 कर लिया है। तो यहां पर ये एक बहुत अच्छे साइन है, कंसिस्टेंटली वो यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो यहां NMDC हैज बीन कवर्ड। नेक्स्ट कंपनी वी आर टेकिंग इज PNB, पंजाब नेशनल बैंक। आई एम सुपर बुलिश on this stock. In my lifetime I have never been
बुलिश ऑन एनी स्टॉक एज मच एज पीएनबी। मैं पीएनबी से ज्यादा आज तक किसी भी स्टॉक में इस करंट प्राइस के हिसाब से बुलिश नहीं हुआ। इसमें सीधा सीधा जो मुझे एक पोटेंशियल नजर आता है वो 228 का नजर आता है, जहां से ये गिरना शुरू हुआ था। इस हैवी वॉल्यूम के साथ में यहां पर इतना ज्यादा यहां पर बाइंग होना, बाइंग सेलिंग, इसको कुछ भी नाम दें, कुछ भी एक नाम देना गलत होगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा डार्क कर लूं जिससे आप इन नंबर्स को, आप वॉल्यूम को थोड़ा सा ध्यान से देख सको, तो मैंने थोड़ा सा डार्क किया क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइट कलर करके रखता हूं जिससे ये मिक्स नहीं हो जाए वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन। तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ होता नहीं है, खास तौर से जब एक बड़ी इस तरह की गिरावट आए। ध्यान से समझना है इस बात को, जब एक बड़ी इस तरह की गिरावट आए और एक चैनल के रूप में ये यहां से इस तरीके से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे जिगजैग वे में, ऊपर नीचे होते हुए, तो वो स्टॉक कभी भी जहां से मेन गिरावट शुरू हुई थी, कंटिन्यूअस फॉल हुआ था, उससे पहले नहीं रुकता। इट कैन टेक 2 इयर्स, इट कैन टेक 1 ईयर, इट कैन टेक 3 इयर्स। अगर 3 इयर्स भी लगते हैं एंड दिस स्टॉक इफ रीच फ्रॉम दिस 39 लेवल टू 229 लेवल, देन दिस स्टॉक हैज ए कैपेसिटी, मींस कैलिबर, पोटेंशियल, हिम्मत, कुछ भी नाम दें इसको, टू गो अप टू 6 टाइम्स, मींस 500% गेन फ्रॉम दिस लेवल, करंट लेवल। तो वैसे अपना एक साल का जो टारगेट है वो 40% है, जस्ट टू रीआइट्रेट दैट। एंड यहां पर अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करने लगे पंजाब नेशनल बैंक की, then the book value of this stock is 84 and currently it is quoting at 39। यानी कि अगर एक नया बैंक बनाने लगे और जो पुरानी लैंड्स होती हैं, जो पुराने ऑफिसेस होते हैं, वो पुराने ही रेट पर चल रहे होते हैं, तो एक्चुअल में जो बुक वैल्यू है इट कुड बी मच मोर देन दिस। लेकिन अगर इसको इतना भी लेकर चलने लगे तो अगर नया बैंक बनाओगे तो 84 रुपीज पर शेयर लगेंगे एंड सेम बैंक यू कैन बाय एट 39 रुपीज। और जहां तक प्रॉब्लम्स की बात है सरकारी बैंकों में, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। अगर खत्म नहीं होती तो 1,000 करोड़ रुपए के वापस से गेन आने शुरू नहीं होते। 1,000 करोड़, 1,100 करोड़ के अगर गेन आते हैं, मींस ये गेन सुपर, ये यहां से 2,000 करोड़ का गेन कब आना शुरू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 3,000 करोड़ का एक क्वार्टर का गेन कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जहां तक मेरा मानना है, कब पंजाब नेशनल बैंक अगले 5-6 साल में 20,000 करोड़ का एक साल का गेन देगा पता भी नहीं चलेगा। इस बात को मेरी नोट करके रख सकते हो, कहीं लिख कर रख सकते हो कि पीएनबी हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर 20,000 करोड़ रुपीस ऑफ नेट प्रॉफिट इन नेक्स्ट 5-6 इयर्स। आई एम सुपर बुलिश ऑन दिस, बट आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, आप अपनी समझ के हिसाब से ट्रेड करेंगे। दिस कंपनी इज ऑल्सो डूइंग गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है, इसका भी टेक्निकल इज सुपर्ब। सो पंजाब नेशनल बैंक के बाद में नेक्स्ट स्टॉक वी आर टेकिंग is REC Limited. I have already made a video on this and technical chart suggests this is the complex cup with handle pattern that is in making now, already बन चुका है पूरा। और 234 is the technical target, current level से यहाँ पर 74% का यहाँ से potential gain है। अगर हम REC की भी बात करने लगे तो सुपर लो वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू इज 243 एंड करंट प्राइस इज 134। सो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है एंड दिस इज ट्रेडिंग एट लेस देन 3 PE। लेस देन 3 PE पर इस तरह स्टॉक्स ट्रेड करना जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा चुके हो, 6,000 करोड़ की रेवेन्यू से लेकर 37,000 करोड़ की रेवेन्यू तक एंड नेट प्रॉफिट 2,000 करोड़ से लेकर 9,000 करोड़ तक, 9,000 करोड़ रुपीस ऑफ नेट प्रॉफिट इज द हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे सो दिस इज आल्सो हाईएस्ट एवर। इस तरह के स्टॉक्स नीचे के लेवल पर ज्यादा लंबे टाइम तक रुकते नहीं हैं। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी मैं वापस से रिपीट नहीं करते, वीडियो बेकार में लंबी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। REC लिमिटेड वी have covered. Next stock we are taking is SAIL, SAIL. I had made a recently a video on this and यहाँ पर अगर हम इसके लाइफ टाइम हाई तक जाने की बात करने लगे सो लाइफ टाइम हाई तक का करंट प्राइस से लेकर जो पोटेंशियल गेन आता है दैट इज 157%। मैं इसमें बहुत बुलिश हूं क्योंकि इसी तरह की वॉल्यूम के साथ ही यहां से चलना शुरू हुआ था और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक चलता गया था। जहां तक इनकी वॉल्यूम फिनिश हुई थी, यहां तक इनकी वॉल्यूम पूरी हो गई थी, लगभग इस लेवल तक, यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक का जो आगे का सफर था दैट वाज 500% गेन, यानी कि 48 रुपीज से लेकर ये 2 मींस ऑलमोस्ट 300 तक गया था। सो 5 टाइम्स यहां से हुआ था, 6 टाइम्स हुआ था, 500% का गेन था। सेम यहां पर इसी तरह की वॉल्यूम के साथ ही चलना शुरू हुआ है। अगर इस वॉल्यूम को अभी खत्म भी हुआ मान लें तो 113 से लेकर 5 टाइम्स तक ये यहां से 600 रुपीज के आसपास तक आसानी से जा सकता है। कंपनी इज डूइंग again very good। SAIL Authority of India, the book value is higher
higher than the current price, and this is also trading at a PE of only 3.53, and net profit highest ever है 4300 339, एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है हाईएस्ट एवर सेल्स है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी सेम ही रिजल्ट है 13,000 करोड़ रुपीस का एक साल का नेट प्रॉफिट है। एंड अगेन दे आर इन कैपेसिटी एक्सपेंशन मोड। इनके अगर आप बाकी डिटेल पढ़ोगे, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कंप्लीट डिस्कस किया था पूरे बिजनेस को, उसको अगर आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। एंड नेक्स्ट इज सन टीवी। सन टीवी में एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मींस दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न। ऑल दीज चार्ट्स आई एम शोइंग ऑन वीकली चार्ट, जिससे हम बड़ा टाइम फ्रेम चेक कर सकें। लेकिन अगर इसी को आप डेली चार्ट पर भी देखोगे, डेली कैंडलस्टिक पर भी देखोगे, सो देयर इज नो डिफरेंस, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट इसको जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो वीकली था। अदरवाइज करंट प्राइस से लेकर अगर हम इस का टेक्निकल टारगेट देखें देन दिस इज 62%। सो जितने भी सारे स्टॉक्स हैं ना, ये ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसा एक पोर्टफोलियो है, बस लो लेकर बैठ जाओ। ये मेरा मानना है। आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से काम करेंगे, मेरे हिसाब से सीखेंगे जो सारी चीजें मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। सन टीवी एक ऐसा अकेली मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी है जो एक काफी बड़ी कंपनी है, 20,000 करोड़ की कंपनी है, अकेली कंपनी है, आई एम अगेन सेइंग, जिसकी 75% हिस्सेदारी किसी इंडिविजुअल के नाम पर है। आई हैव नेवर सीन एनी अदर कंपनी जो इस साइज की कंपनी हो और जिसका 75% हिस्सेदारी एक इंडिविजुअल के नाम पर हो। मेरी विश ऐसी है कि आगे चल के कुछ कंपनी ऐसी हो जो अच्छे साइज की हो, जिसमें 75% हिस्सेदारी के नीचे वहां पर लिखा हो विवेक सिंघल। ये मेरी विश है। आई एम वर्किंग हार्ड टू अचीव दोज लेवल्स, और उसके साथ में कुछ अच्छा भी करेंगे। ऑफ कोर्स जब कंपनी बड़ी होगी, अच्छा खासा टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट को भी जाएगा, गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, इंडिया अपने आप से स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं, वो सारे। सो दिस कंपनी अगेन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। बैलेंस शीट की बात करें तो लोन लेने की इनको आदत नहीं है। 66 करोड़ की बोरोइंग शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने किसी रीजन से ली होगी, मे बी CWIP में अगर हम देखें सो 334 करोड़ का इन्होंने CWIP अभी किया है, यानी कि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगे हैं, और बिजनेस एक्सपेंड होगा तो जो इनका ये कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, मींस लगातार नेट प्रॉफिट के बढ़ाने का, वो और ज्यादा मोमेंटम पकड़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में शार्पली एकदम से ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाकर रुकेगा कौन? रुकेगा सिर्फ वही जो राहुल द्रविड़ होगा, जो सचिन तेंदुलकर होगा, जो कोहली होगा, जो धोनी होगा। बाकी सबके बस की लगातार ऊपर जाना तो होता है, मोमेंटम तो बन जाता है, लेकिन ऊपर जाकर जो रुकने की जो क्षमता होनी चाहिए, जो अंदर से इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जो अपने एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन जो आना चाहिए, अपनी एक अप्रोच जो होनी चाहिए, उसी चीज को लगातार करते रहने से जो हमारे अंदर काबिलियत बनती है, जो कैलिबर बनता है, जो पोटेंशियल बनता है, जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो मोमेंटम में होती तो है, लेकिन रुकने की सब में नहीं होती। तो ऊपर जाना आसान है, लेकिन ऊपर जाकर रुके रहना, इनकंसिस्टेंटली धीरे 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 चलते रहना, वो सबकी बस की बात नहीं होती, वो कुछ ही लोगों की बात होती है। अगर इंडिया में कुछ ही लोगों की बात करें जो बड़े हो गए हैं, क्योंकि छोटे नाम जल्दी से निकल कर नहीं आते, तो बड़े लोगों में अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, इनकी अगर हम बात करें, और राधा कृष्ण दमानी जी की बात करें, तो और भी बहुत सारे नेम हैं इस तरह के। तो कंसिस्टेंसी जो है ना, ये सबके बस की बात नहीं है। सेम जो अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें, वॉरेन बफेट जी की सबसे अच्छी बात क्या है? वो कंसिस्टेंसी है। अपने जो उनका काम करने का तरीका है पिछले बहुत सारे डिकेड्स का, वो चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर इस चीज का आप भी ध्यान रखना। अगर 1 साल या 6 महीने या 3 मंथ्स अगर मार्केट में ज्यादा पैसे नहीं बने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप F&O की तरफ भाग जाओ। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सन टीवी हमने देख लिया, उसके बाद में वर्लपूल। तो यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न साफ साफ इस चीज को बताता है कि इसमें कितना आगे पोटेंशियल है। तो अगर हम इसमें एक पोटेंशियल ये देखें कि कहां तक इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली एक कप विद हैंडल बड़ा सा बना हुआ है। कप विद हैंडल को लेकर काफी लोग कहते हैं विवेक भाई आप किसी भी शेप को कप विद हैंडल बता देते हो, बट मेरा यहां पर उनको समझाना यह है, कप विद हैंडल कभी भी चाय पीने वाला कप नहीं होता। ये कप विद हैंडल एक
इस तरह की एक फॉर्मेशन होती है जहां पर ऊपर लगातार सेम लेवल पर चीजें रुकें और आगे जो सपोर्ट बने वो हायर सपोर्ट बने। तो ये इसका पर्पस होता है। इसका पर्पस इसमें ये नहीं होता कि ये कप सुंदर नहीं है या बेकार है। तो इसका टेक्निकल टारगेट जो निकल कर आता है वो काफी ऊपर है एंड करंट प्राइस से 100% का इसमें पोटेंशियल गेन निकल कर आता है। अगर मैं ये कहता हूं 2 इयर्स भी लगे इसमें आने में और 100% गेन आ गया तो मजे आ जाते हैं। मेरा तो यही होता है 2-3 साल में पैसा डबल होता रहे। 9 इयर्स में 3 साल भी अगर पैसा डबल हो गया तो 8 गुना पैसा होता है एंड 20 इयर्स अगर 18 इयर्स इस चीज को चला लिया तो हमारा ये पैसा ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हो जाता है 20 इयर्स में। 25% की सीएजीआर से 10 साल में पैसा 10 गुना होता है एंड 20 इयर्स में ये पैसा 100 टाइम्स होता है। उससे ज्यादा मींस किसको कितना चाहिए? फिर तो कोई लिमिट नहीं है। और अगर उसको और भी बढ़ाना है देन इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाओ, दिन रात मेहनत करो, पैसे कमाओ, उस पैसे जो कमाए हुए पैसे हैं उसको भी सेव करके यहां पर लगाओ, अपनी जो इंटेलिजेंसी है उसको एनकैश करो। तो ये भी जरूरी पॉइंट है। वर्लपूल अगेन अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करने लगे, फंडामेंटल्स आर सुपर्ब। दिस इज बीइंग होल्ड बाय द प्रोमोटर, 75% उनके पास है, जीरो डेट कंपनी है, आरओसी अच्छा है एंड एक कंसिस्टेंट इनका ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार ऊपर जाने का। हाईएस्ट एवर लास्ट 12 मंथ्स का इनका रेवेन्यू है एंड हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट नहीं है बिकॉज कोरोना की वजह से यहां पर इंपैक्ट आया था और कोरोना से पहले 476 करोड़ इनका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी था। और यहां पर अगर हम देखें नीचे चल के कैश फ्लो में लगातार पैसा इनके पास आता है जो ये बेचते हैं एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न इज कंसिस्टेंट। रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11% है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सो एवरीथिंग इज गुड एंड ग्रेट। हम वापस से आगे जाएंगे तो सेम स्टॉक पर पहुंच जाएंगे। दीज आर 10 stocks, those are good to hold for 2022. It's a long video, but I cannot do anything in that. So सब कुछ कंप्लीट करना था। I am buyer in all these stocks. मैं पोर्टफोलियो बनाकर बैठा हूं, आप अपने हिसाब से पोजीशंस बनाएंगे। वीडियो देखते रहेंगे, शेयर करना दोस्तों के साथ। अकेले रिच बनने में अगेन आई एम रिपीटिंग कुछ नहीं रखा, सबको रिच लेकर चलेंगे, वो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। हमारी कंट्री की रोड अच्छी होंगी, हमारी कंट्री का डिफेंस अच्छा होगा, हमारी कंट्री में जो ये धूल मिट्टी की थोड़ी सी समस्या है पोल्यूशन की, ये दूर हो पाएगी बिकॉज गवर्नमेंट would be able to spend some more money on that। तो यहां पर सब रिच बनेंगे तो हमारा घर अपने आप से और ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा मत सोचना कि अगर सब रिच बन गए तो हम बेकार हो जाएंगे, हम और अच्छे हो जाएंगे। यहां ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।